सो अब लोग स्टार्ट कर रहे हैं स्टील स्ट्रक्चर से कि बेसिक थोड़े डिस्कशन करते हैं। उसके बाद दो तीन तरह के कनेक्शंस के बारे में देखेंगे, कुछ जॉइंट्स को समझेंगे और उसके बाद फिर कुछ न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है। तो एडवांटेजेस के बारे में हमारा डिस्कशन हुआ कि कैसे लार्ज स्पैन अचीव करने में हेल्प करता है। दूसरा, हायर स्ट्रेंथ पर यूनिट मास है तो थिनर सेक्शंस में भी हमें ज़्यादा स्ट्रेंथ अचीव हो जाती है। स्क्रैप वैल्यू अच्छी है, रिसाइक्लेबल है। वहीं कुछ थोड़े बहुत डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे कि कोरोजन काफ़ी जल्दी स्टील पे हो जाता है तो हमें प्रोटेक्टिव लेयर लगानी पड़ती है, उसके ऊपर गैल्वनाइजेशन करना पड़ता है या पाउडर कोटिंग करनी पड़ती है। रेगुलर मेंटेनेंस रिक्वायर्ड होता है इस तरह के स्ट्रक्चर्स का। साथ ही स्किल्ड लेबर की ज़रूरत है, क्योंकि बोल्टिंग, रिविटिंग, वेल्डिंग इस तरह के टास्क परफॉर्म करने होते हैं। तो उसके लिए स्किल्ड लेबर रिक्वायर्ड है जो कि स्ट्रक्चर को प्रॉपर असेंबल कर सके, पार्ट्स की जॉइनरी कर सके। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी थोड़ा इंक्रीज़ हो जाता है क्योंकि स्किल्ड लेबर चाहिए। दूसरा, मटेरियल का कॉस्ट भी इनिशियली थोड़ा हाई रहता है तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन जनरल इंक्रीज़ हो जाता है, राइट। अब यूजुअली जो मार्केट में स्टील सेक्शंस मिलते हैं उनके बारे में थोड़ा डिस्कशन देख करते हैं, ब्रीफली देख लेते हैं कौन कौन से स्टील सेक्शंस रेडीमेड हमको मार्केट में मिल जाते हैं और उनकी कुछ टेक्निकल चीज़ें कि उसमें क्या क्या हमें देखना होता है। तो सबसे पहला है एक एंगल सेक्शन, जिसे एल सेक्शन भी बोलते हैं। इसमें दो तरह की लेंस होती हैं, एक फ्लेंज की लेंथ L1, दूसरे फ्लेंज की लेंथ L2। और वहीं इस फ्लेंज की जो थिकनेस है दैट इज़ गिवन बाय TF, दैट इज़ थिकनेस ऑफ फ्लेंज। स्टैंडर्ड तरीका जो इसको डिनोट करने का है दैट इज़ IS है, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल। उसके बाद L1 लेंथ स्पेसिफाइड होगी, L2 लेंथ स्पेसिफाइड होगी और थिकनेस ऑफ द फ्लेंज कैसी है वो स्पेसिफाइड होगी, राइट। इसी तरह से सभी सेक्शंस का स्पेसिफाइड होता है। एक हमारे पास अवेलेबल है T सेक्शन, जिसके अंदर थिकनेस और हाइट ऑफ द फ्लेंज गिवन होगा। फिर एक प्लेट आती है, देन फ्लैट्स अवेलेबल रहते हैं। फिर शीट्स होती हैं, ट्यूब्स सर्कुलर टाइप के, बॉक्स टाइप के, पाइप्स अवेलेबल होते हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल। तो इस तरह के स्टील सेक्शंस मार्केट में यूजुअली मिलते हैं। इसके बारे में अपन आगे और देखेंगे कि कैसे इनकी जॉइनरी होती है और क्या क्या टेक्निकलिटीज इसके अंदर इन्वॉल्व होती है, राइट। तो जॉइंट्स का इम्पोर्टेंस क्यों है, या हम लोग जॉइनरी बेसिकली क्यों करते हैं। तो जॉइंट्स का इम्पोर्टेंस इसलिए क्योंकि वो स्ट्रक्चर को साथ में पकड़े रखता है। अगर दो तीन तरह के मेंबर्स हैं अलग अलग, उनको आपस में ज्वाइन करना है तभी एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट को कंट्रोल करता है और साथ ही फोर्सेस जो जनरेट होते हैं या लोड के कारण जो फोर्सेस आता है उसको एक मेंबर से दूसरे मेंबर तक ट्रांसफ़र करने में भी जॉइंट्स बड़ा रोल प्ले करते हैं, right? इन जॉइंट्स को बनाने के लिए हम तीन तरह के कनेक्शंस यूज़ करते हैं बेसिकली स्टील स्ट्रक्चर में, जिसमें कि पहला है रिविटेड, देन बोल्टेड और फिर वेल्डेड। रिसेंटली देखा गया है कि रिविटेड कनेक्शंस का यूज़ बहुत ज़्यादा कम हो गया है, क्योंकि इसमें एक तो रिडंडेंसी बहुत ज़्यादा थी, दूसरा रिविटिंग करने में थोड़ी प्रॉब्लम्स भी होती है, और जो रिक्वायर्ड क्लैंपिंग एक्शन होता है, रिक्वायर्ड क्लैंपिंग फोर्स होता है, वो रिविटिंग में कम होता है बजाय बोल्टिंग और वेल्डिंग के, राइट। तो इसलिए ज़्यादातर वेल्डिंग और बोल्टिंग ही करी जाती है। हम इस सेशन में बोल्टिंग को भी देखेंगे और प्रोबेबली नेक्स्ट सेशन में हम लोग वेल्डिंग को देखेंगे, राइट। तो आज बात करेंगे बोल्टिंग की। बोल्टिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो एक बोल्ट होता है, और आज के सेशन में हम लोग दो टाइप के मेजरली बोल्ट्स देखने वाले हैं। एक तो ऑर्डिनरी बोल्ट और दूसरा एक एडवांस टाइप का बोल्ट है, उसको आगे देखेंगे। तो बोल्ट के अगर बेसिक पार्ट्स को समझें, क्योंकि जब क्वेश्चंस आगे सॉल्व करेंगे तो इन पार्ट्स को समझना ज़रूरी है, वहाँ पर ये टेक्निकल टर्म्स ही दी हुई रहती हैं और इसमें ही मिस्टेक्स के चांसेस रहते हैं। तो एक बोल्ट के पार्ट्स को हम लोग समझते हैं कि किस तरह का एक बोल्ट दिखाई देता है। सो लेट्स से मैं एक बोल्ट यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ, जिसके अंदर द अपर पार्ट जो हमें दिखाई देता है यूजुअली किसी सरफेस पे, वो होता है उसका हेड। जो बोल्ट की बॉडी होती है दैट इज़ नोन एज अ शैंक। शैंक के ऊपर कुछ पार्ट जो है वो थ्रेडेड होता है और कुछ पार्ट जो है वो नॉन थ्रेडेड होता है, राइट। तो जब बोल्ट का डायमीटर स्पेसिफाई करते हैं तो वो डायमीटर डी, वो डायमीटर इस प्लेन शैंक का डायमीटर होता है हमेशा। थ्रेडेड पोर्शन में डायमीटर कम हो जाता है, इसलिए डायमीटर इज ऑलवेज गिवन बाय द प्लेन शैंक डायमीटर, विच इज गिवन बाय डी, राइट।
नीचे साइड में ये थ्रेड्स हैं जिन्हें हम लोग हिंदी में आटे बोलते हैं, या जो जिसके ऊपर बोल्ट जो नट है वो चढ़ता है, इसके ऊपर जो कसा जाता है नट को। दिस इज़ अ नट जो कि इसके ऊपर टाइट होता है विद द हेल्प ऑफ थ्रेड्स। इस तरह के थ्रेड्स बोल्ट में भी बने होते हैं और नट में भी बने होते हैं। ठीक है, तो बोल्ट्स का दो टाइप के बोल्ट्स हैं। पहले बात करते हैं ऑर्डिनरी बोल्ट की, जो कि नॉर्मल टाइप का बोल्ट है। लाइट स्ट्रेंथ इसके अंदर होती है, लो कार्बन कंटेंट होता है। जनरली जब स्टैटिक लोड्स होते हैं स्ट्रक्चर के अंदर, उस टाइप के लोड को कैटर करने के लिए ऑर्डिनरी बोल्ट यूज़ करते हैं। इस ऑर्डिनरी बोल्ट की जो स्ट्रेंथ है वो ग्रेड्स के थ्रू स्पेसिफाई की जाती है। तो जैसे कि ऑर्डिनरी बोल्ट्स यूजुअली 4.6 ग्रेड के मिलते हैं। आगे इस ग्रेड का मतलब भी समझेंगे कि इस 4.6 का एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, या ये इससे हम क्या समझ सकते हैं, राइट। दूसरा, जो ऑर्डिनरी बोल्ट्स हैं वो अपना लोड ट्रांसफ़र करते हैं शेयरिंग और बियरिंग की हेल्प से। ऑलराइट। अच्छा, लिखा कैसे जाता है कि अगर लेट्स से कोई एक बोल्ट है, वो M18 टाइप का बोल्ट है, तो उसका डायमीटर जो है वो पता चल जाएगा हमें कि M18 यानी मेक 18। एम का फुल फॉर्म होता है मेक। जैसे कंक्रीट में M25 M20 ग्रेड का कंक्रीट होता है, सिमिलरली बोल्ट में भी ऐसे M18 M20 इस तरह के बोल्ट्स आते हैं। कंक्रीट में M मतलब मिक्स होता है और बोल्ट में M मतलब मेक होता है। तो अगर एग्जांपल में लेता हूँ कि M18 टाइप का बोल्ट है, तो उससे हम ये इन्फर कर सकते हैं कि उस बोल्ट का जो डायमीटर है दैट इज 18 mm, राइट। ओके, आगे चलते हैं दूसरी कैटेगरी ऑफ बोल्ट्स पे, जो कि है HSFG बोल्ट, जिसे बोला जाता है हाई स्ट्रेंथ फ्रिक्शन ग्रिप बोल्ट। तो नाम से ही बहुत कुछ क्लियर है कि एक तो इसमें जो फोर्स ट्रांसफ़र होता है वो फ्रिक्शन के हेल्प से होता है। देन हाई स्ट्रेंथ बोल्ट है तो डायनेमिक लोड्स और स्ट्रेस रिवर्सल टाइप के स्ट्रक्चर्स में इसको यूज़ किया जाता है, क्योंकि स्ट्रेंथ इसकी ज़्यादा होती है। सिंस स्ट्रेंथ ज़्यादा है और इसमें इसकी क्वालिटी भी इम्प्रूव्ड है, तो इसका ग्रेड भी इम्प्रूव हो जाता है। सो यूजुअली HSFG बोर्ड्स जो है वो 10.6 ग्रेड या 8.8 ग्रेड के देखने को मिलते हैं, राइट। अब इस ग्रेड को थोड़ा समझ लेते हैं कि दिस 4.6 या 10.6 8.8 इसका एग्जैक्ट मीनिंग क्या होता है, राइट। तो लेट्स से कि एक एग्जांपल लेते हैं कि 4.6 ग्रेड का एक बोल्ट मेरे पास है। तो इसके अंदर इस पहले डिजिट से हमें उसकी पता चलती है अल्टीमेट स्ट्रेंथ। पहले डिजिट में जैसे यहाँ पर पहला डिजिट 4 है, उसमें 100 का मल्टीप्लाई कर दूंगा अगर मैं, तो मुझे उसकी अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिल जाएगी। तो यहाँ पर पहला डिजिट 4 है, उसमें 100 का मल्टीप्लाई किया तो 400, तो वो उस बोल्ट की अल्टीमेट स्ट्रेंथ है। तो 400 न्यूटन पर mm स्क्वायर इज द अल्टीमेट स्ट्रेंथ ऑफ दिस पर्टिकुलर बोल्ट, जिसका ग्रेड 4.6 है। नेक्स्ट, पॉइंट के बाद का जो डिजिट है, जैसे यहाँ पर पॉइंट के बाद का डिजिट है 6, तो ये 6 बताता है उसका यील्ड स्ट्रेंथ। और यील्ड स्ट्रेंथ कैसे पता चलता है? जो सेकेंड डिजिट है उसमें 10 का मल्टीप्लाई करो और परसेंटेज साइन ऐड करके आगे एफ यू भी लिख दो। तो यील्ड स्ट्रेंथ जो होगा उस बोल्ट का एफ वाई बी, जो कि यील्ड स्ट्रेंथ होता है, वो 60% ऑफ द अल्टीमेट स्ट्रेंथ होता है। सो यहाँ पर अल्टीमेट स्ट्रेंथ वॉज 400, तो 400 का 60% इज 240, तो 240 न्यूटन पर mm उसका यील्ड स्ट्रेंथ हो जाएगा, राइट। तो एक तो ये तरीका है कैलकुलेट करने का उस गिवन ग्रेड से कैसे अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ हम लोग निकाल सकते हैं विदाउट यूजिंग IS कोड। अगर डायरेक्टली IS कोड रेफर करेंगे तो उसमें हमें डायरेक्टली इस पर्टिकुलर ग्रेड के अगेंस्ट उसका यील्ड स्ट्रेंथ और अल्टीमेट स्ट्रेंथ मिल जाएगा टेबल की हेल्प से, राइट। बट अगर IS कोड हमारे पास अवेलेबल नहीं है तो ऐसी ट्रिक यूज़ करके हम किसी भी बोल्ट का अल्टीमेट स्ट्रेंथ और यील्ड स्ट्रेंथ फाइंड आउट कर सकते हैं। आगे चलते हैं, बात करते हैं कुछ जॉइंट्स के बारे में। तो अभी हम एक बोल्टेड लैप जॉइंट देख रहे हैं, और उसके अंदर क्या क्या टर्म्स होती हैं और किस तरह की लेंथ्स हमें दी जाती है, डिस्टेंसेस दी जाती है, उसके बारे में थोड़ी चर्चा अपन करते हैं। ठीक, इसमें दो स्ट्रिप्स हैं जिन्हें एक के ऊपर एक जोड़ा गया है, लैप किया गया है,
और उसमें 6 बोल्ट से इनका जॉइंट प्रिपेयर किया है, राइट। इसके अंदर 6 बोल्ट्स लगे हुए हैं। तो जो ये ब्लू वाले हैं, ये एक प्लान में दिखाई दे रहा है ये फिगर। तो ये जो ब्लू वाले हैं दीज आर बोल्ट्स, और एक वाइट स्ट्रिप है और एक ऑरेंज स्ट्रिप है यहाँ पे, ठीक है। इसमें जो ये ग्रीन एक्सिस है, ये लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, कि इस लाइन के अबाउट दो फोर्सेस एफ लेफ्ट डायरेक्शन में और एफ राइट डायरेक्शन में दोनों एक्ट कर रहा है, ओके। अब इस तरह के जॉइंट में दो तीन टाइप की लेंथ स्पेसिफाई करते हैं। पहली इज पिच। तो किसी भी जॉइंट में पिच अगर बोला जाएगा तो वो डिस्टेंस होगी सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट बोल्ट इन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, कि दो बोल्ट्स के बीच जो एडजेसेंट डिस्टेंस है लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स के अलॉन्ग, उसे बोला जाएगा पिच, राइट। और दूसरी डिस्टेंस है गॉज, जो कि परपेंडिकुलर है, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस between two bolts, adjacent bolts in perpendicular direction of line of force, ठीक है। ये बात हो गई। फिर तीसरा आता है एंड डिस्टेंस। एंड डिस्टेंस जो स्ट्रिप की एज है, जो कि एंडिंग एज है, यानी इन लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स, वहां से लेकर के बोल्ट के बीच की डिस्टेंस, वो डिस्टेंस होगी एंड डिस्टेंस, जो कि स्ट्रिप के एंड से लेकर बोल्ट तक होगी, दैट इज नोन एज एंड डिस्टेंस। और स्ट्रिप की एज से लेकर बोल्ट के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, वो डिस्टेंस विल बी एज डिस्टेंस, राइट। ये दो डिस्टेंसेस की बात हो गई। पिच और गॉज ऑलरेडी क्लियर हो गया। दो तरह के डायमीटर्स हमने देखे थे। एक है डायमीटर ऑफ द बोल्ट, जो कि डायमीटर ऑफ प्लेन शैंक है, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। और एक होता है डायमीटर ऑफ होल। इस बोल्ट को फिट करने के लिए इस स्ट्रिप के अंदर होल किए होंगे, और उस होल का डायमीटर होता है डी नॉट, उसे रिप्रेजेंट करते हैं डी नॉट से। और डी नॉट की वैल्यू होती है डी, यानी कि डायमीटर ऑफ बोल्ट प्लस स्टैंडर्ड क्लियरेंस, क्योंकि उस बोल्ट को उसके अंदर फिट करना है, तो थोड़ा सा जो डायमीटर ऑफ होल है, उस छेद का डायमीटर थोड़ा सा ज़्यादा होना चाहिए, तभी बोल्ट उसके अंदर प्रॉपरली जा पाएगा, राइट, विदाउट बीइंग डैमेज्ड। तो उस होल का डायमीटर निकालने के लिए ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, दैट इज डी प्लस स्टैंडर्ड क्लियरेंस। और अप टू 16 mm से लेकर के 20 mm तक के बोल्ट्स के लिए दिस स्टैंडर्ड क्लियरेंस इज 2 mm। 16 mm से के बोल्ट से लेकर 20 mm तक के बोल्ट के लिए ये जो स्टैंडर्ड क्लियरेंस होता है, वो अकॉर्डिंग टू IS कोड 2 mm गिवन होता है। सो अगर एक एग्जांपल में लूँ कि मेरे पास एक 18 डायमीटर का बोल्ट है और उसके लिए मुझे डायमीटर ऑफ होल निकालना है, तो मैं सीधा सीधा ये करूँगा कि 18 प्लस स्टैंडर्ड क्लियरेंस दैट इज़ 2 mm, उससे मेरा डी नॉट यानी कि डायमीटर ऑफ होल निकल के आ जाएगा, जो कि कितना है 20 mm है, ठीक है। ये स्टैंडर्ड क्लियरेंस जो है वो थोड़ा चेंज होता रहता है। सो इफ़ डायमीटर ऑफ द बोल्ट इज़ लेस देन 16, तो ये स्टैंडर्ड क्लियरेंस थोड़ा कम हो जाएगा। और इफ़ डायमीटर ऑफ द बोल्ट इज़ मोर देन 20, 20 से अगर ज़्यादा है डायमीटर, तो स्टैंडर्ड क्लियरेंस थोड़ा सा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि बोल्ट का साइज़ बढ़ रहा है, तो होल का साइज़ भी बढ़ना चाहिए। तो होल का साइज़ किस तरह से बढ़ेगा? स्टैंडर्ड क्लियरेंस की हेल्प से ही बढ़ेगा। और इसका जो प्रॉपर डेटा है कि कितना क्लियरेंस बढ़ता है कम होता है, वो कोड में मेंशन है, ओके, वहाँ रेफर कर सकते हैं, राइट। आगे चलते हैं। कुछ रेस्ट्रिक्शंस हैं पिच और गॉज के लिए, और कुछ क्राइटेरियाज हैं, उसको अपन देख लेते हैं कि इफ़ हमें किसी क्वेश्चन में अजम्पशन लेना है पिच गॉज का, या फिर एंड डिस्टेंस एज डिस्टेंस का, तो वो किस तरह से लेंगे और क्या क्या क्राइटेरियाज जो है इन्हें फॉलो करना होते हैं, उसको अपन देखते हैं। तो लेट्स से किसी क्वेश्चन में हमको मिनिमम पिच या गॉज डिस्टेंस अजम्पशन लेना है उसका। तो ये स्पेसिफाइड है कि मिनिमम पिच और गॉज लेंथ इज ऑलवेज, इट शुड नॉट बी लेस देन 2.5 टाइम्स ऑफ डी, यानी कि बोल्ट के डायमीटर्स के 2.5 से कम नहीं होना चाहिए, राइट, मिनिमम पिच और गॉज डिस्टेंस। दूसरा 32 टाइम्स ऑफ टी, यानी कि थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट,
जो 2 प्लेट्स हमने लगाई थी या 3 प्लेट्स लगाई थी, जितनी भी प्लेट्स हों, उसमें से जो थिनर पार्ट है उसकी थिकनेस के 32 टाइम्स से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। क्या चीज़? पिच या गॉज डिस्टेंस। तो मैक्सिमम रेंज हमारे पास आ गया 32 टाइम्स ऑफ टी से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, या फिर 300 mm इन जनरल। इन जनरल अगर हमारे पास इससे कुछ डेटा प्रॉपर नहीं आ पाता है तो इन जनरल हम कंसिडर कर लेंगे कि 300 mm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए पिच या गॉज डिस्टेंस, राइट। तो ये दोनों चीज़ जो इन जनरल है, अगर मैं स्पेसिफाइड है कि टेंशन मेंबर है तो टेंशन मेंबर के लिए वो 16 टाइम्स ऑफ टी या 200 हो जाता है। और अगर हमें स्पेसिफाइड है कि वो कंप्रेशन मेंबर है तो वो 12 टाइम्स ऑफ टी या फिर 200 mm हो जाता है। इनकी जो डिटेल्स हैं वो कोड में क्लॉज 10.2.3.2 पे मिल जाएंगी। सो इन केस इसमें कन्फ्यूजन है तो इससे रिलेटेड थ्योरी जो है वो इस क्लॉज पे इजीली रेफर करी जा सकती है। पिच और गॉज की बात हमने करी, आगे बात करते हैं मिनिमम एज डिस्टेंस और एंड डिस्टेंस की। सो लेट्स से एज डिस्टेंस या एंड डिस्टेंस जो है वो 1.5 टाइम्स ऑफ डी नॉट से कम नहीं होना चाहिए, हमेशा इससे ज़्यादा ही होगी। एंड सॉरी, इससे मतलब मशीन कट में इससे कम होना चाहिए 1.5 टाइम्स ऑफ डी। और हैंड कट अगर हमारे पास है तो उसमें 1.7 टाइम्स ऑफ डी नॉट से कम होनी चाहिए। दिस इज मिनिमम। मैक्सिमम की बात करें तो 12 इंटू थिकनेस ऑफ थिनर पार्ट इंटू एप्साइलन, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पर एप्साइलन क्या है? एप्साइलन इज अंडर रूट 250 अपॉन एफ वाई। तो ये स्टैंडर्ड कुछ चीज़ें हैं जो हमें ध्यान रखनी पड़ेगी ताकि मॉइस्चर जो है इस प्लेट्स के बीच में ना घुस सके, इसलिए इतनी जो लेंस है वो स्पेसिफाई करी हुई है। 2 प्लेट जब हम ज्वाइन करते हैं तो ये स्टैंडर्ड प्रैक्टिस हमको फॉलो करनी पड़ती है, ठीक है। ऑलराइट, अब बात करते हैं मोड्स ऑफ फेलियर की, कि अगर हमने जो बोल्टेड कनेक्शन अभी थोड़ी देर पहले देखा था, एक एग्जांपल कि 2 प्लेट्स आपस में जॉइन करी हैं और वो कैसे ब्रेक हो सकती हैं या उसमें फेलियर के क्या क्या चांसेस हैं, उसको अपन पहले स्टडी करते हैं, ताकि हम लोग जब इस टाइप के कनेक्शन डिज़ाइन करें तो हमें उन उन फेलियर्स को ध्यान में रखना होगा कि उन टाइप के फेलियर्स हमारे पर्टिकुलर कनेक्शन में ना हो सके, राइट। तो सबसे पहला जो मोड ऑफ फेलियर है दैट इज अंडर शेयर। सो लेट्स से ये 2 प्लेट्स हैं, ये ऑरेंज वाली 2 प्लेट्स हैं और ये ब्लू वाले बोल्ट से जुड़ी हुई हैं। अभी मैंने एक ही बोल्ट बनाया है फॉर अंडरस्टैंडिंग। इसमें मल्टीपल बोल्ट जनरली होते हैं, 6 बोल्ट 8 बोल्ट, इस तरह से 2 प्लेट्स के बीच में बोल्ट लगे होते हैं। तो जब इस प्लेट पे, प्लेट 1 पे वन साइड फोर्स आएगा और इस प्लेट पे भी वन साइड फोर्स आएगा, तो ये जो प्लेट है वो इस तरह से स्लिप कर सकती हैं। दिस आर मोड्स ऑफ फेलियर। तो अगर ऐसे स्लिप करती हैं तो दिस विल बी अंडर शेयर, कि प्लेट्स के बीच में शेयर जनरेट हुआ और बोल्ट जो है वो 2 पार्ट्स में ब्रेक हो गया। तो अपर पार्ट अलग हो गया, लोअर पार्ट अलग हो गया। और जिस प्लेन के अबाउट ये ब्रेकेज हुआ है या ये स्लिपिंग हुई है, उस प्लेन को बोला जाता है प्लेन ऑफ स्लिप और प्लेन ऑफ फेलियर, जिसके अबाउट बोल्ट ब्रेक किया या जो प्लेट्स हैं वो आपस में स्किड कर गई, स्लिप कर गई। सेकेंड जो है दैट इज अंडर बियरिंग। बियरिंग के थ्रू भी हमारा जो जॉइंट है वो फेल कर सकता है। लेट्स से 2 प्लेट्स जॉइंट है और उसके बीच में जो बोल्ट लगा है उसमें टेंशन आने के कारण उस बोल्ट के थ्रेड्स प्लेट्स के साथ फ्रिक्शन में आकर के घिसने लगते हैं। सो इनके बीच में ऐसे घिसाव होता है और उसके थ्रेड्स डैमेज हो जाते हैं, या फिर प्लेट का जो होल वाला सरफेस है वो डैमेज हो जाता है। तो उस केस में बियरिंग के अंडर हमारा बोल्ट फेल कर जाएगा, क्योंकि थ्रेड्स फेल हो गए तो जो क्लैंपिंग एक्शन था वो खत्म हो गया, या प्लेट्स का जो होल वाला एरिया था वो घिस गया, तो बोल्ट जो प्लेट्स हैं वो मूव करने लगेंगी। तो ये एक फेलियर का चांस हो सकता है। तीसरा है अंडर टेंशन, कि लेट्स से अगर बहुत ज़्यादा टेंशन इस प्लेट में जनरेट होता है तो हो सकता है ये बोल्ट जो है वो नीचे वाली प्लेट में लगे रह जाए और ये प्लेट क्रैक होकर के बाहर खिसक के निकल जाए, राइट। चौथा केस है बेंडिंग का, कि लेट्स से अगर 2 प्लेट्स हैं वो इस तरह से जुड़ी थी और जो जॉइंट वाला पार्ट है वहाँ पे कहीं बेंड आ जाता है,
तो यहाँ से भी हो सकता है कि ये प्लेट नीचे वाली उखड़ के नीचे चली जाए और ऊपर वाली ऊपर चली जाए। तो ये दो और चांसेस हैं मोड्स ऑफ फेलियर के, कि टेंशन में भी फेल हो सकता है, और बेंडिंग अगर होगी तो बोल्ट उखड़ सकता है या प्लेट टूट सकती है। ये भी फेलियर का एक मोड है जॉइंट्स के केस में, राइट। सो इतनी बात हुई हमारी थियरी रिलेटेड, कि इतना जो पोर्शन था जिसमें हमने मोड्स ऑफ फेलियर की बात करी, कुछ स्टैंडर्ड डिस्टेंसेस और रिस्ट्रिक्शंस देखे, साथ में थोड़ी बात जो हमने करी वो टाइप्स ऑफ बोल्ट और उनके कुछ थियरी पोर्शन के बारे में हमने चर्चा करी। अब नेक्स्ट सेशन में हम लोग बात करेंगे इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स की।